नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम आए हैं कोथड़ीगढ़ देखने। ये करजत के पास और भीमाशंकर के पास है और छोटा होने के कारण एक दिन में किया जा सकता है। हम लोगों ने गोपाल भाई के इधर बुकिंग की थी। यहाँ हमें एक ही पैकेज में खाना, रहना और गाइड मिला, बहुत ही अच्छे रेट में। डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। हमने खाना खाया और निकले एक यादगार ट्रैक के लिए। तो अभी नीचे से हम लोग ने ऊपर आने के लिए चालू किया, तो हम लोगों ने सोचा कि कार ही लेके क्यों ना आया जाए। लेकिन अभी क्या बताऊँ मैं कि आपको बस एक ही सजेशन है मेरा कि कार लेके ऊपर नहीं आना कोई भी हालत में। अगर आपके पास कोई एसयूवी है जो एकदम इंक्लाइंड रास्तों पे चढ़ सकती है आराम से, तभी आप कार लेके आओ। अगर आपके पास कोई भी ऐसे हैचबैक वगैरह कोई भी गाड़ी है तो बिल्कुल कार नहीं लेके आना है, क्योंकि इधर मेरी कार आते आते इतनी हालत ख़राब हो गई। कार को नीचे से पत्थर लग रहे, मेरे टायर का बर्नआउट हो रहा है, उसकी वजह से टायर से स्मेल वगैरह आ रहा है। मतलब क्या बताऊँ मैं। तो इन शॉर्ट आप गाड़ी लेके तो ऊपर आओ ही मत, चल के आओ। चलने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 मिनट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप चल के ही आओ, कार लेके बिल्कुल मत आओ। हम लोगों को अभी इधर ये कार लगानी पड़ी क्योंकि इधर ये इतना ऊपर वाला रास्ता है और इसके आगे मैं अभी आपको और दिखाता हूँ, इससे भी इंक्लाइंड रास्ता है। ये देखो, एकदम ही इंक्लाइंड रास्ता है। इधर से कार लेके जाना मतलब कार की तो हालत खराब ही हो जाएगी। हा म्हणजे कोथळीगडला येणाऱ्या सर्व ट्रेकरचं एक हक्काचं विश्रांतीचं स्थान आहे। पावसाळा असो, नाईट ट्रेक असो किंवा तुम्ही वन डेला आलात, तर इथे सर्वजण थांबतात, कारण इथून तुम्हाला कोथळीगडचं दर्शन होतं। इव्हनिंगला आला तर सनसेट ते 95-97 जसं जसं इथे पर्यटक वाढत गेले, म्हणजे एक पर्यटक आले इथे कमर्शियली फायदा झाला, इकॉनॉमिकल फायदा, पण एक दुसरं एक काही झालं की जंगल थोडं कमी होत गेलं। कमी होत का गेलं ते काही अजून कारण समजलं नाही, पण जंगल पहिल्यापेक्षा खूप कमी झालं। दुसरं म्हणजे इकडचे बऱ्याचशा जागा विकल्या गेल्या, जवळपास 50 एकरपेक्षा अधिक जमीन मुंबईकरांनी विकत घेतली। मग त्यांचं इकडे काही वृक्षतोड किंवा नवीन बांधकाम, त्याच्यामुळं पण जंगल असं कमी होते किंवा नवीन लागवड नाही। अच्छा, असं तर पूर्वीपेक्षा जंगल खूप हे आहे, म्हणजे पूर्वी आपल्याला म्हणजे जंगल असायचं। आंबिवली गावातून आपण वरती आलो की हे आपल्याला पठार लागतं। इथे एक आपल्याला पठार लागतं, या पठारावरून तुम्हाला कोथळीगड दिसायला लागतो। समोर आपल्याला कोथळीगडचा सुळका दिसतो, बरोबर। सह्याद्रीच्या रांगांमधून मागच्या जो वेस्टर्न घाट आहे तिथून थोडा हा वेगळा झालेला आहे, आणि हा कोथळीगड आहे, बरोबर। कोथळीगडच्याच इकडे जर आपण पाहिलं, इकडे एक आपल्याला एक असं सपाटी एक पठार दिसते उंचावरती, तर तो फेणे घाट आहे, त्याच्या मागणं एक फेणे घाट जातो, आणि त्याच्याच बरोबर खाली कलाक्राई बारव, एक ऐतिहासिक तिकडे एक विहीर आहे, कलाक्राई बारव आहे तिथे। पूर्वी ह्या पवन चक्क्यांपासून किल्ल्याच्या मागणं तर त्या समोरच्या डोंगराच्या खालनं असं एक मोठा व्यापारी मार्ग होता। आजही तिथे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे साठे सापडतात, म्हणजे त्या जंगलात समोर एक मोठी बारव आहे, आणि इकडे वरती जर गेलात पवन चक्क्यांकडे तर तिकडे जवळ पण एक दगडामध्ये खोदलेल्या पाण्याच्या टाक्या पाहायला भेटतात आपल्याला। बरं। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगा और हमने एक अच्छी सी जगह देख के सनसेट एंजॉय किया। सनसेट के बाद हम लोग हमारे कैंप साइट आए, जो कि पेड़ गांव में है। थोड़ा आराम किया, खाना खाया और बोन फायर का आनंद लेते हुए गप्पे मारने लगे।
रात भर हमने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल के ट्रैक की एक्साइटमेंट में हमें नींद कम ही आई। गांव में अक्सर जो आम बात होती है, हमें अक्सर वही खास लगती है। हमारे कैंप साइट के पास ही एक कुआं है जहां औरतें सोशलाइज करती है। और आज हम लोग ट्रैक करेंगे कोथड़ीगढ़ के लिए। तो प्लान तो था सनराइज़ के लिए जाने का, लेकिन कैंप साइट से इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ दिखा तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, सनराइज़ पहले इधर एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद फिर गढ़ पे जाएंगे। तो अभी प्लान तो वही है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और वो रहा अपना कोथड़ीगढ़। तो हम लोग जाएंगे इधर थोड़ी ही देर में। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकले हमारे ट्रैक के लिए। पेठ गांव से कोथड़ीगढ़ का ट्रैक 1 घंटे का है और अंबिवली गांव से पेठ गांव का ट्रैक 1 घंटे का। तो कुल मिलाकर अंबिवली गांव से कोथड़ीगढ़ का ट्रैक 2 घंटे का है। इस गढ़ की कुल ऊंचाई 2033 फीट है और ट्रैक डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ये ट्रैक वैसे आसान है, इसीलिए ये ट्रैक बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इस ट्रैक के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा वक्त है, लेकिन बारिश में खतरा भी बढ़ जाता है। वो क्यों, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर बारिश के मौसम में यहाँ आना चाहते हो तो अच्छे शूज़ होने बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग प्राइवेट कार से आए हैं, पर आप यहाँ कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। अगर आप कार या बाइक लेके आते हो तो आपको बदलापुर करजत रोड से आना होगा। अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो आपको करजत रेलवे स्टेशन से सोलनपाड़ा या फिर मेस्करवाड़ी के लिए जाने वाली बस पकड़नी होगी। आपको पूरी आइटनरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस किले पे बहुत सी पानी की टंकियां हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, लेकिन ये पानी गंदा होने की वजह से आप इसे पी नहीं सकते। और हम लोग निकले इस किले को चारों तरफ से देखने। हाँ, आप इस किले के चारों तरफ घूम सकते हैं, पर सावधान, ये रास्ता संकरा है और बारिश में बहुत ज़्यादा फिसलन भरा। तो अगर आप फिट है और आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो ही आप जाए। दीवारों पे लगे मिनरल्स के निशानों से लगता है कि ये भी एक पानी की टंकी होगी। फिलहाल इसमें तो पानी नहीं है। इस किले के बिल्कुल पीछे हमें दिखता है खांडी पॉइंट और भीमाशंकर हिल्स। यहाँ इतनी तेज हवा होने की वजह से बैलेंस संभाले रखना मुश्किल है। यह है एक और पानी की टंकी। इस किले पे लगभग 20 से 25 पानी की टंकियां हैं। यहाँ पवन चक्कियां है, इसी से आप ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितनी हवा चलती होगी। यह जगह किले के बिल्कुल पिछली तरफ है और एक बेहतरीन कैंप साइट हो सकती है।
इसी तरह हम लोगों ने किले को प्रदक्षिणा मारी और पहुंचे भैरवनाथ मंदिर। यहाँ आप बहुत अच्छी कार्विंग देख सकते हो जो अभी इतने सालों बाद भी टिकी है, पर यहाँ इसका बहुत सा हिस्सा खराब भी हो चुका है। यहाँ कम से कम 30 लोग ठहर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। अब चलते हैं इस पहाड़ में खोद कर बनाए हुए सीढ़ियों से ऊपर। अब मैं आपको सुनाता हूँ इस किले को खून से रंगने वाली कहानी। ये किला संभाजी महाराज के पास था, पर 1684 में औरंगजेब ने अब्दुल कादर को हुक्म दिया कि ये किला मुझे चाहिए। ये किला एक किला न होके यहाँ के साम्राज्य की चाबी थी, क्योंकि यहाँ से आप पूरे कोंकण पे नज़र रख सकते थे और दुश्मन के हर एक कदम के बारे में पता किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस किले पे सारी वेपनरी और आर्म्स रखे जाते थे। यह बात अब्दुल कादर को भी पता थी कि आमने सामने की लड़ाई में इस किले पे जीतना बड़ा ही मुश्किल है, तो उसने पहले आसपास के छोटे गांवों में अपना जाल बिछाया और सारी अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करने लगा। फिर उसने सही समय देखकर हमला कर दिया। उसके कुछ लोगों ने किले के पिछले दरवाजे से मराठाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाने का दिखावा किया और धोखे से उन पर हमला किया, लेकिन उनकी ये चालाकी ज़्यादा देर नहीं चली। दूसरे ही दिन मराठाओं ने पूरे किले को घेर लिया। अब अब्दुल कादर को जितना मुश्किल हो रहा था, पर 10-12 दिन बाद अब्दुल अजीज़ खान ने अपने बेटे अब्दुल खान को मदद करने भेजा, लेकिन मराठा सरदार नारोजी त्र्यंबक उसकी राह देखते हुए खिंड में छुपे थे ताकि वो अब्दुल खान को रोक सके, पर ऐसा नहीं हो पाया और नारोजी मारे गए। अब्दुल खान की मदद से अब्दुल कादर ने इस किले पे फतेह हासिल की। बाद में किले की चाबियां औरंगजेब को भेज दी गई। औरंगजेब ने खुश होकर इस किले का नाम मिफ्ता उल फतेह रख दिया, जिसका मतलब जीत की चाबी है। इसके बाद मराठाओं ने किले को वापस जीतने के लिए 2 बार कोशिश की, पर दोनों बार नाकामयाब रहे। 1716 में ब्रिटिशर्स ने इस किले को जीता। उसके करीब 100 सालों के बाद मराठा सरदार बापूराव ने ये किला अंग्रेजों से छीन लिया, पर कैप्टन ब्रुक्स ने थोड़े ही दिनों के बाद ये किला फिर से जीत लिया और करीब 1862 तक ये किला ब्रिटिशर्स के पास ही था। मैं रोहन गोसावी आप सभी से विदा लेता हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दें।